देखिए शुभ समाचार में सबसे पहले बात धीरेन्द्र शास्त्री की करने जा रहे हैं। पटना में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। आलम यह है, कल्पना कीजिए कि पूरा पंडाल जो है फुल हो चुका है, खचाखच भरा हुआ है। उनके दीदार के लिए सड़क पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने आज जो है दिव्य दरबार नहीं लगाने का ऐलान कर दिया। हालांकि कथा पहले की तरह चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस हनुमंत कथा से किसी को कोई आहत हो, नुकसान हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से यह भी कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर पर बैठकर ही टेलीविजन चैनल पर उनके कार्यक्रम को देखें। वो नहीं चाहते कि भीड़ के कारण कोई अप्रिय घटना हो। हालांकि उनके अनुयायी जो हैं दर्शन के लिए उस जगह लगातार पहुंच रहे हैं जहां धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हुए हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी जो हैं उनकी झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने अनुयायियों से क्या कुछ अपील की है। संस्कार की प्रेरणा लग रही है। कल का दरबार भी अगर लोग ज्यादा रहेंगे तो विराम रहेगा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। अगर जरूरत लगेगी तो कल दरबार नहीं लगाएंगे, सामूहिक अर्जी भर लगा देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। इसलिए केवल कथा को करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ हैं, आप लोगों में से प्रार्थना है कि अब किसी को लेके मता न करें। आपको फिर से बता दें कि आखिर पटना में धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों अपना दिव्य दरबार स्थगित करना पड़ा है। देखिए, दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा पटना के नौबतपुर के तरेल मठ में चल रही है। किसी तरह की अनहोनी ना हो इसलिए दिव्य दरबार का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। आज ही पटना के नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगने वाला था। इस तरह का कार्यक्रम था। दिव्य दरबार भले ही टाल दिया गया हो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री 17 मई तक कथा संचालित करते रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो घर में अपने टीवी पर ही उनका प्रवचन सुनें। उन्होंने ये भी कहा है कि टीवी पर कथा सुनने से भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। दरअसल पहले ही दिन जिस तरह से भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, थोड़ी उससे काफी ज्यादा अव्यवस्था नजर आई थी। धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने केवल देश से ही नहीं बल्कि नेपाल से भी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में अब धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से ये अपील कर दी है कि वहां पर ना आए, बल्कि अपने घरों में बैठकर टीवी स्क्रीन के सामने ही उनके प्रवचन को सुने। इससे उनकी श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं आएगी। बिल्कुल, बात कुछ और खबरों की वजह। देखिए, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी का जलवा लगातार कायम है। पार्टी को मिली इस जीत के बाद आज सोमवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मानसरोवर मंदिर पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने सबसे पहले भगवान की पूजा की और महादेव को दूध, दही और घी से स्नान कराया। फिर भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक भी कराया। इस मौके पर देखिए कलश यात्रा भी बाकायदा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन में किस प्रकार से 2 तस्वीरें हैं, किस प्रकार रुद्राभिषेक किया गया, किस प्रकार विधानसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी का जो दबदबा है, बीजेपी के जो एक मजबूती देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, वो निकाय चुनाव में भी निश्चित तौर पर देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर सिख समुदाय के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब से आ रही है। देखिए, 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में यात्रा से जुड़ी जानकारियां और सुविधाओं को परखने खुद चमोली डीएम निकले हैं। इसके लिए उन्होंने 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और श्रद्धालुओं के लिहाज से समस्याओं को देखने की भी कोशिश की। बर्फ से ढकी चोटियां, आसपास बिछी बर्फ की मोटी मोटी चादर, जहां तक निगाह जाए वहां तक सफेदी की परत बिछी है। इनके बीच संकरे रास्ते से झांकते सिर। ये तस्वीरें हैं दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर मौजूद श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की, जहां पहुंचना किसी ख्वाब के पूरे होने जैसा है। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने हैं, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारियों की बात कही गई है।
चमोली जिले में बर्फ की चोटियों के बीच मौजूद इस गुरुद्वारे को कई महीनों तक बंद रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में बिछी बर्फ की इस चादर से सर्दियों का हाल समझना मुश्किल नहीं है। ऐसे में जब 20 मई को यहाँ कपाट खुलेंगे तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आए, इसका जायजा लेने चमोली जिला प्रशासन की टीम निकली। खुद जिलाधिकारी इस टीम की अगुवाई करते नजर आए। यहाँ पर जबरदस्त बर्फ दिखाई दे रही है। 4 किलोमीटर का रास्ता बर्फ से घिरा हुआ है, जिसे सेना काट कर रास्ता दे रही है। ऐसे में जिले के डीएम हिमांशु खुराना ने गोविंद घाट गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब तक 18 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दुश्वारियों को समझने की कोशिश की। देखिए, आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है और साफ सफाई के लिए सुलभ है, ईडीसी है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया गया। सिखों के इस पवित्र तीर्थ यात्रा को कठिन यात्राओं में शुमार किया जाता है। अंतिम 6 किलोमीटर की चढ़ाई खड़ी होने की वजह से इसमें 4 किलोमीटर का रास्ता इतना संकरा होता है कि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। लिहाजा सेहत की चुनौतियां होती हैं। प्रशासन चाहता है कि सुविधाएं इतनी मुहैया हों कि सेहत की चुनौतियों से जंग जीती जा सके। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी का दौर जो है लगातार जारी है। मौसम की खराबी के दौरान यात्रा भी रुक रुक कर हो रही है, लेकिन एक तरफ प्रशासन की तरफ से यात्रा व्यवस्था सुचारू करने की कोशिश में जुटा हुआ लगातार, तो वहीं श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने की तमाम नसीहत और सलाह दी जा रही है। फिलहाल तो मौसम की बेरुखी जो है उसके बीच श्रद्धालु भी धीरे धीरे ही सही लेकिन बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच जरूर रहे हैं। बर्फ के आगोश में समाया बाबा केदार का दर्द। पिछले कई दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी ने मई के महीने में यहाँ की फिजा ही बदल कर रख दी है। बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में केदारनाथ धाम के लिए मौसम का अलर्ट है। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा बदाने ने यात्रियों से मौसम को देखकर ही यात्रा करने की अपील की। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि धाम में आज पुनः बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। कल भी मौसम का अलर्ट है। सभी आने वाले यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि यात्रा करते वक्त मौसम को देख के ही चले और अपने साथ गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट आदि को लेके चले। हालांकि यात्रा मार्ग से धाम तक हो रही बर्फबारी के दौरान श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक है। धाम पहुंच रहे भक्त बर्फबारी में भी दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं। इससे पहले कोई पैदल तो कोई घोड़े खच्चर पर बैठकर धाम तक सफर कर रहे। बस दिल में चाहत है केदार बाबा के दर्शन हो जाएं। यात्रा मार्ग पर पड़ी बर्फ को काटकर बनाए रास्ते के जरिए लोगों की आवाजाही भी मुनासिब हो पा रही है। जगह जगह एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई राहत बचाव टीम तैनात हैं। लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी पैदल मार्ग पर खतरे का सबब भी बन सकती है, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। खबर तो ये भी है कि केदारनाथ धाम में हो रही इस बर्फबारी का यात्रा पर बुरा असर पड़ रहा। केदारनाथ यात्रा के शुरुआती दौर में जहां 18 से 20 हजार यात्री केदारनाथ पहुंच रहे थे, वहीं अब धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 13 से 15 हजार के आसपास बताई जा रही। बारिश बर्फबारी को लेकर प्रशासनिक हिदायतें देना भी नियमित तौर पर जरूरी है। वहीं रास्ते में पड़ी बर्फ को हटाकर श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही के लिए भी रास्ता बनाया जा रहा है। तो बस मौसम की दुश्वारियों और अलर्ट के बीच व्यवस्था वाले भरोसे के बूते श्रद्धालु धीरे धीरे ही सही बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की। इन दिनों धरती के स्वर्ग को और खूबसूरत बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल सैर करने के लिए जाएगा। ऐसे में इसकी सुंदरता को निखारा जा रहा है ताकि दुनिया भर से आए मेहमान जहां भी जाएं, गुलमर्ग की खूबसूरती को बयां करना कभी न भूलें।
पहाड़ियों और घाटियों से घिरा गुलमर्ग, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे घास के मैदान, समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर हरे भरे ढलान। जिधर देखो हर तरफ का नजारा बेहद शानदार। यही वजह है कि गुलमर्ग को देखकर हर पर्यटक इसे धरती का स्वर्ग कहता है। ये हिल स्टेशन जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में है। आजकल गुलमर्ग की खूबसूरती को और संवारा जा रहा है। सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है और इमारतों की रंगाई पुताई की जा रही है। दरअसल गुलमर्ग की खूबसूरती के दीदार के लिए G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, जिसके लिए ये तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी इम्पोर्टेंट डेलीगेशन पहली बार गुलमर्ग आ रही है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक बनता है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव करें, एक बेटर प्रेजेंटेशन दे दें, एक अच्छा शो प्रोजेक्ट करें, सो दैट ये जो डेलीगेट्स हैं ये एक अच्छी मैसेज लेके यहाँ से जाएं और मोटिवेट करें, वहाँ पे तारीफ़ें करें, मोटिवेट करें, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन के जाएं, मोटिवेट करें वहाँ पे फॉरेनर्स को कि आप उधर जाओ, गुलमर्ग इट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए हम वहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में G20 देशों के पर्यटन प्रतिनिधियों के कार्यकारी समूह की बैठक होने जा रही है। ये बैठक 23 मई और 24 मई को होगी। इसी महीने की 23 से 25 तारीख तक कश्मीर में होने वाले G20 समिट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बीच डेलीगेट्स जो अलग अलग देशों के कश्मीर आएंगे उनको गुलमर्ग भी लिया जाएगा, जिसके लिए गुलमर्ग में पूरी तरह से गुलमर्ग को सजाया जा रहा है। दरअसल इस पीछे सरकार की ये मंशा भी है कि गुलमर्ग को न सिर्फ ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उबारा और निखारा जाए, बल्कि साथ ही साथ डावोस की तरह गुलमर्ग भी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने। विदेशी प्रतिनिधियों के गुलमर्ग आने की खबर से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। लोगों को ये लगता है कि विदेशी मेहमानों के आने से दुनिया में गुलमर्ग का नाम होगा और यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी। G20 के जो गैर मुल्की लोग हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसकी वजह से तो ऑब्वियसली यहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि जब उन्हें लगेगा ये पीसफुल एरिया है तो उसकी वजह से लाखों में यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें सबसे फर्स्ट जो डेवलपमेंट हुई है नॉर्मल टू गुलमर्ग, इससे तो गुलमर्ग वजूद में आ रही है। हमारा जम्मू कश्मीर जो है इंडिया में हम है, सबसे बड़ी बात है हम वजूद में आ रहे हैं, विदेश के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, 20 कंट्री के लोग आ रहे हैं, हम सेटिस्फाई पे G20 की वजह से। फिलहाल गुलमर्ग का मौसम बेहद शानदार है। जहां देश के मैदानी इलाकों में गर्मी की तपिश से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं गुलमर्ग में लोग बर्फ में मौज मस्ती कर रहे हैं। रियली धरती पे स्वर्ग है और ये अभी हमको फेस लेवल 2 पे आना पड़ा, तो हमको तो बहुत लकी लग रहा है कि इतना स्नोफॉल यहाँ पे है, इतनी एक्टिविटी चल रही है और बिल्कुल सिक्योर भी लग रहा है, तो कुछ एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। बहुत सेफ है यहाँ आने में गुलमर्ग में, और व्यापार कारोबार बढ़ना चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए यहाँ का। और लोगों से बोलूंगा हिंदुस्तान के बहुत सुंदर जगह है ये, यहाँ पे आइए, हमारा भारत देश है और यहाँ पे आके यहाँ का मौसम का मजा उठाइए। गुलमर्ग की खूबसूरती ही ऐसी है कि तारीफ करने वाले थकते नहीं। ऐसे में इंतजार उस दिन का भी है जब यहाँ G20 डेलीगेशन के सदस्य आएं, यहाँ की खूबसूरती का दीदार कर गुलमर्ग की तारीफ में कसीदे पढ़ें, ताकि दुनिया भर के पर्यटक स्थलों में गुलमर्ग का नाम शिखर पर पहुंचे। श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इन दिनों पारा जो है काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। चिलचिलाती और चिपचिपाती गर्मी के बावजूद लोगों की चहल पहल देखी जा सकती है। हालांकि आने वाले वक्त में गर्मी और ज्यादा प्रचंड हो जाएगी। ऐसे में घर से बाहर किसी भी वजह से निकलने से लोग खुद को गर्मी की तपिश से जरूर बचाएं, क्योंकि देखिए तभी तो गर्मी के मौसम का असली लुत्फ आप उठा सकेंगे।
एनसीआर यानी नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में गर्मी सताने लगी है। गर्मी ने अपने तेज तेवर फिर से दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अभी पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी ने दिल्ली के लोगों को घरों में बंद होने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली की फिजा एक बार फिर गर्म है। हवा में ह्यूमिडिटी है। राजधानी में कुछ दिनों ही रही मौसम की मेहरबानी। अब चिलचिलाती गर्मी में एक बार फिर पारा हुआ 40 के पार। लेकिन ये चुभती झुलसती गर्मी भले ही घर में बैठने की हिदायत दे रही हो, मगर लोग हैं जो घर में मानो रुकने को तैयार ही नहीं। भाई दिल्ली के हैं या दिल्ली घूमने आए हैं, तो भला घर या होटल में क्यों बैठना। हम बस पानी पी रहे हैं और चलता जा रहा है बस काम। बहुत गर्मी है दिल्ली के अंदर, ऊपर से गर्म हवाएं रोक रही है हमें अंदर घर में रहने को, बट हम रुक नहीं रहे बिकॉज वी आर डेलीटीज, वी लव दिल्ली। सनग्लास आप देख ही सकते हो और रेगुलर पानी पीना है और आइसक्रीम तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो आप आइसक्रीम खाते रहो, बस वही मस्त है। एसी में है, कार पे एसी चलता है, बाकी पेड़ के नीचे छाया पे बैठे हैं। ये अच्छी बात है कि अगर मौसम को एंजॉय करना है तो इसकी दुश्वारियों का तोड़ लोग निकाल ही लेते हैं, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर के खुशगवार मौसम के बाद अचानक तापमान में हुए इस बदलाव ने कुछ लोगों के चेहरे पर परेशानी और झुंझलाहट तो ला ही दी है। काफी ज्यादा पड़ रही है, इस मौसम में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, बट बच्चों को इंडिया गेट देखना था तो आना पड़ा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत पानी वानी का भी व्यवस्था नहीं है, होना चाहिए था पीने वीने के पानी का थोड़ा। आप अपने साथ पानी की बोतल कैरी कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं हम तो, बट होना चाहिए, जैसे खाली हो जाता है तो भरने के लिए। इसके साथ मतलब बच्चों का वैकेशन चल रहा है तो ऑलमोस्ट बच्चों को बाहर ही जाना है, बट इस टेम्परेचर के साथ बाहर निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इधर एकदम वेदर बहुत ज्यादा चेंज लग रहा है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 40 क्रॉस टेम्परेचर है। आपसे देख के तो पता ही लग रहा होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है इधर। तो बहुत लग रही है, वैसे मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ आके देखा कि यहाँ पे आके मैं कभी सेटल नहीं हो पाऊंगी। मतलब इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है ना कि देखने का मन भी नहीं करा। वरना इंडिया गेट बोले तो हम बोलते कि चलो इंडिया गेट है, चलो देखने जाएंगे। अभी हम नैनीताल से आए, वहाँ पे एकदम अपोजिट और यहाँ पे अपोजिट, ऐसा लग रहा है कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। मई के महीने में गर्मी अपना रंग दिखा रही है, तो जून में क्या हाल होंगे अभी से सोचकर परेशानी हो रही। गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे में लू के थपेड़ों से बच जाएं मुश्किल है। ऐसे में ये भी जरूरी है कि अगर घर से आप बाहर हैं, कहीं घूमने आए हैं, तो खुद को हाइड्रेटेड रखें, आरामदायक कपड़े पहने, खाने पीने में भी मसालेदार भोजन से थोड़ा परहेज जरूर करें, और हाँ कोशिश करें कि देर तक बाहर ना रहें। बस कुछ इन्हीं बातों का ध्यान रखकर आप खुद को लू या हीट स्ट्रोक से बचाकर गर्मी के मौसम में भी एंजॉय कर सकते हैं। मौसम विभाग ने भी दिल्ली के बढ़ते तापमान पर चिंता जताई है और अनुमान लगाया है कि दिल्ली में आने वाले समय में पारा 40 से 45 डिग्री के पार जा सकता है। दिल्ली में आने वाले समय में लगातार तापमान में वृद्धि होगी और आने वाले समय में हीट वेव लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। कर्नाटक की कमान कौन संभालने जा रहा है, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन लगातार जारी है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार का जन्मदिन है। आज वो 61 साल के हो गए हैं, लिहाजा उनके समर्थकों का जोश हाई है। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद डी के जो है मुख्यमंत्री पद की रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। आज उनके कांग्रेस हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली आने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। डी के वो कलागिगा समुदाय से आते हैं और कर्नाटक की सियासत में वोक्कालिगा को लिंगायत के बाद दूसरा किंग मेकर समुदाय माना जाता है। उनकी मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी भी काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। चुनाव में जिस प्रकार का प्रदर्शन उनका रहा, माना यह जा रहा है कि पार्टी बर्थडे पर डीके को मुख्यमंत्री के तौर पर रिटर्न गिफ्ट दे सकती है। हालांकि ये अभी अटकलें ही हैं, स्पष्ट नहीं है कुछ भी। आज कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार का जन्मदिन है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आज उन्हें पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का तोहफा मिल सकता है। कम से कम उनके समर्थक तो यही उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होने वाला है। इससे पहले बेंगलुरु में बड़ी संख्या में डी के शिव कुमार के समर्थक
उनके घर के बाहर जमा हो गए। उनके समर्थक एक बड़ा सा केक लेकर वहां पहुंचे थे। फिर डीके शिव कुमार अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवादन किया। फिर समर्थकों ने उन्हें एक बड़ी सी माला पहनाई। सामने टेबल पर एक बड़ा सा केक भी रखा हुआ दिखा। इस दौरान समर्थकों ने डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने के नारे भी लगाए। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। उनकी अपील पर अमल करते हुए भारतीय रेलवे ने भी 2022 में देश भर में रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्कीम लॉन्च की, जिसके सुखद परिणाम भी निकलकर अब सामने आने लगे हैं। अब तक 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 728 रेलवे स्टेशनों पर 785 एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट खोलकर 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। पश्चिम बंगाल का ये सियालदह रेलवे स्टेशन है। बाहर जितनी चमक दमक है, अंदर उतनी ही चहल पहल। खासकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते वोकल फॉर लोकल स्टॉल्स। यहाँ तरह तरह के बैग्स का स्टॉल है। इस स्टॉल में स्कूल बैग से लेकर एयर बैग से लेकर सब्जी वाला झोला तक मौजूद है। इस स्टेशन पर बैग का और कोई दूसरा स्टॉल आपको नहीं मिलेगा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यानी एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत ये स्टॉल लगाए गए हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और ऐसा होना चाहिए, पूरे कंट्री में होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है काफी अच्छा चीज है। और जो कि हम लोग का बैग का रेंज भी ज्यादा नहीं रखते, हम लोग जो जिस लेवल में आते हैं लेने उनको उन लेवल की चीजें मिल जाती है। हम लोग तरह तरह की चीजें रखते हैं, चाहे स्कूल बैग हो या फिर सब्जी मंडी के लिए कुछ झोले वगैरह हो, ज्वेलरीज हो, हम लोग हर तरह के प्रोडक्ट रखते हैं और ये काफी अच्छी चीजें हैं। चाय की पत्तियों का ये अलग स्टॉल है। यहाँ आपको अलग अलग किस्मों की चाय पत्ती मिलेंगी। कश्मीरी कहवा, रोज ग्रीन, मिंट लेमन, जिंजर ग्रीन, डाइजेस्टिव टी, कुल मिलाकर चाय की पत्तियों के 44 आइटम्स हैं यहाँ और इनकी कीमत 500 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रति किलो है। डायबिटिक्स है, सिंगिंग टी है, दार्जिलिंग ऑक्टोडॉक्स है, ओरिजिनल ग्रीन टी भी है, रोज ग्रीन टी है, जिंजर तुलसी है, रॉयल केसोरी है, एंटी डायबिटिक्स है, तापर सिमिंग टी है, जैस्मिन ग्रीन टी है, इम्यूनिटी बूस्टर है। हम जो कंपनी में काम करते हैं उसका बागान का खुद का बागान का है। बैग और चाय की तरह ही अलग अलग उत्पाद के अलग अलग आउटलेट पूरे स्टेशन पर लगे हैं। स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल और इसे बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की थी। रेल मंत्रालय के अनुसार इस योजना की शुरुआत 25 मार्च 2022 को की गई थी। 1 मई 2023 तक देश भर के 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 785 एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट के साथ 728 रेलवे स्टेशनों को कवर किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 25,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। हमारे ईस्टर्न रेलवे में हम लोग ऐसे ही बहुत सारी स्टॉल्स लगाए हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग वहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को आगे बढ़ा रहा है। जैसे साड़ीज हो, बाम्बू क्राफ्ट्स हो, जैसे आपका लेदर बैग्स हो, सब कुछ हम लोग आगे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के तमाम स्टेशनों मसलन सियालदा, मालदा, हावड़ा और आसनसोल में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत जिस तरह स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह देश के तमाम स्टेशनों पर स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग आउटलेट लगाए गए हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और सैलानी भी एक जगह पर लोकल चीजें पाकर खुश हैं। खुद के लिए भी खरीद रहे हैं और रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए भी खरीद कर ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो वोकल फॉर लोकल का ये आइडिया खूब फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब बात बेटियों की हिम्मत और साहस की कर लेते हैं। राजस्थान के राजसमंद में बेटियों ने इतिहास बना दिया है। यहां पर प्राइवेट माइनिंग में काम करने वाली 7 बेटियां अब देश की पहली माइनिंग रेस्क्यू महिला टीम का हिस्सा बन गई हैं। सबसे खास बात यह है कि 7 सदस्यीय महिला रेस्क्यू टीम की आर्मी की तरह ट्रेनिंग हुई है। इसी की बदौलत ये खनन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। हर मोर्चे पर महिलाएं और बेटियां अपना लोहा मनवा रही हैं और एक और क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी हो गई है। ये तस्वीरें राजस्थान के राजसमंद जिले की हैं। यहाँ एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी में 3000 फीट गहरी अंडरग्राउंड माइंस में रेस्क्यू का जिम्मा अब 7 बेटियां संभाल रही हैं। सिंदेसर खुर्द और राजपुरा दरीबा स्थित माइंस में खुदाई के दौरान किसी भी हादसे से निपटने के लिए 7 जाबाज बेटियां सक्षम हैं। इन्हें हर परिस्थिति के लिए आर्मी की तरह ट्रेन किया गया है। हाल ही में 7 सदस्यीय महिला टीम ने नागपुर में ट्रेनिंग पूरी की है। मुझे पता पड़ा कि रेस्क्यू ट्रेनिंग पर्सन बनने से, जो कि इंडिया की 3rd हार्डेस्ट रेटिंग ट्रेनिंग कहलाती है, वो करना है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो मुझे करना ही है और इसी के साथ मेरा एक सपना पूरा होता है कि फिर से मैं एक बार देश के लिए काम कर पाऊंगी। एक बार जब आप अंडरग्राउंड माइन में चले जाते हैं तो आपका सरफेस से कनेक्शन टूट जाता है। तो अगर अंडरग्राउंड माइनिंग में कुछ भी हो रहा है तो अंडरग्राउंड में जो भी लोग हैं उनको एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उससे कैसे डील करना है। रेस्क्यू ट्रेनिंग उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है कि इनकेस अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो आपको उस एक्सीडेंट से कैसे डील करना है। ये देश की पहली महिला माइन रेस्क्यू टीम है। इससे पहले माइनिंग के क्षेत्र में कोई भी महिला रेस्क्यू टीम नहीं थी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं का समान अवसर प्रदान कर प्रतिभाशाली महिलाओं को आत्म विकास हेतु प्रेरित करना भी था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की पहल धातु और खनन क्षेत्र में उन महिलाओं को प्रोत्साहित करेगी जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहती है। महिलाओं के हौसले की नई उड़ान है, नए क्षेत्र में नई पहचान है और हौसला बता रहा है कि हर हालात से निपटने के लिए ये तैयार है। राजसमंद से देवी सिंह खरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिलाएं सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, अब तक आपने मॉडल्स को रैंप पर वॉक करते देखा होगा, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा शो हुआ जिसमें कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों ने खास तौर से भाग लिया। मकसद था बिजनेस से जुड़े महिला पुरुष को ऐसा मंच देना जिस पर चलकर वो दुनिया को अपना एक और टैलेंट दिखा सकें। फैशन और रैंप वॉक की इस अनोखी दुनिया को हमारी संवाददाता नीतू झा की इस रिपोर्ट में देखिए। रैंप पर बिखरा जलवा, उद्यमियों ने दिखाया अपना हुनर। दिल्ली में हुई कॉर्पोरेट रैंप वॉक। किसी मॉडल की तरह वॉक करते ये वो महिलाएं और पुरुष हैं जो बिजनेस के क्षेत्र में अपनी महारत दर्शा चुके हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दिग्गजों में शुमार हैं, मगर अपने अंदर की खूबियों या यूं कहें उस टैलेंट को ये कहीं न कहीं दबाए रहते हैं जो उनकी पहचान को एक नया नाम देने के लिए बेकरार सा रहता है। बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों की इसी सोच को हकीकत में तब्दील किया दिल्ली के होटल प्राइड प्लाजा ने और फैशन प्रतियोगिता के दूसरे सेशन का आगाज हुआ। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। Our distinguished guests, we cannot thank them enough. इस खास मौके पर कॉर्पोरेट और फैशन की दुनिया से जुड़े कई लोग मौजूद रहे और फिर मिस एंड मिस्टर प्राइड 2023 के तहत तैयार की गई कॉर्पोरेट हस्तियों की एक कतार, जिसने उस रनवे पर अपने हुनर का कुछ ऐसे मुजाहिरा किया। हर दिन की जद्दोजहद से इंसान बाहर नहीं निकल पाता है और कहीं ना कहीं फीमेल्स के मन में होता है कि काश हमें मौका मिलता तो एक बार हम लाइफ में ना सुपर मॉडल बनना चाहेंगे। तो हमने ये रैंप लास्ट ईयर क्रिएट किया था एज अ मिस प्राइड और उसका रिस्पांस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इतना अच्छा मिला हमें, इसलिए अब हम सीजन 2 लेकर के आए हैं मिस प्राइड 2023। बट हमने एडिशन किया है, अब की बार हमने मिस्टर भी ऐड किया है इसके अंदर। मिस और मिस्टर प्राइड 2023 में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट्स अपने हुनर से ये साबित कर देना चाहते दिखे कि अगर उन्हें मौका मिले तो बिजनेस से इतर फैशन की दुनिया में भी वो कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। खुद फर्स्ट इवेंट है और आई थिंक यू नीड टू बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड that's all I can say. Thank you so much
to Pride Group of Hotels, Ram Ratan Group, and special thank to Anu Singh Bagal for giving me this opportunity. And being here is a dream come true for me. पैशन के साथ फैशन का ये कॉम्बिनेशन हिट रहा, जिसे देख आयोजकों ने मॉडल बने कंटेस्टेंट्स की एनर्जी, उनकी मेहनत और कॉन्फिडेंस को खूब सराहा। I'd like to congratulate all the contestants who have put lot of hard work and dedication for this competition. It takes a lot of courage to be out there. और Mrs. and Mr. and Mrs. Pride से उनको इतना मोटिवेशन मिल रहा है. It's a great courage what they have done. ये हुनर ही है, ये काम की आपाधापी में कहीं छिपा वो खास टैलेंट है जो रैंप पर अपना जलवा आज बिखेर रहा है। यकीनन फैशन की दुनिया से जुड़े ऐसे आयोजन भले ही पेशेवर लोगों के लिए थोड़ा लीक से हटकर हों, लेकिन अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को दुनिया तक लाने का ये तरीका भी खुद में खास है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।